जय हिंद दोस्तों, रियल न्यूज़ ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सलीम सैयद। आज हमारा आना हुआ है महमूद देशमुख जी के पास, जो कि जिनकी छवि अगर मैं कहूँगा तो ये पॉलिटिक्स जिस तरीके की खेलते हैं, जिस तरीके की समझते हैं, जिस तरीके पे चलते हैं, वो है मेहनत, काम, और उसी काम के बल पे अपनी पहचान बनाए हैं। आइए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हम ले रहे हैं इस बेस पे कि अब 2 दिन बचा है इलेक्शन के लिए। 20 तारीख को मतदान का दिन है, 20 तारीख को जनता का दिन है। 20 तारीख को जनता अपना फैसला एक उंगली पे सुनाएंगी। कौन सा कैंडिडेट, कौन सा नेता चाहिए, वो जनता चुनेंगी। और जनता समझदार हो गई है। जनता को इस बार चाहिए मेहनत, काम करने वाला, जनता के बीच में हमेशा नजर आने वाला एक सेवक चाहिए, ना कि कहीं घर पे बैठ के आराम करे और कहे कि मैं डेवलपमेंट कर रहा हूँ, मैं कोशिश में लगा हूँ। अब जनता को कोई भी अपनी तरीके से समझा सकता है, तो वो सिर्फ अपने काम से समझा सकता है। तो आइए हम महमूद देशमुख जी से पूछना चाहेंगे कि जिस तरीके का माहौल चल रहा है, तो महमूद देशमुख जी क्या बोलना चाहेंगे। महमूद जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज जिस तरीके का माहौल चल रहा है, 2 दिन बचा है, 2 दिन के बाद एक अजीब सी मेहनत, एक अजीब सी कश्मकश, एक अजीब सी भागम दौड़ी लगी रहेंगी, इस बारे में आप क्या ये भागम दौड़ी तो वो करेंगे जिनको हारने का डर होगा, है ना। और कैसा मौसम बना हुआ है, एक फॉग है, कोहरा छाया हुआ है, समझे, धुंध है और अफरा तफरी का माहौल इसीलिए महसूस हो रहा है। तो मेरी नज़र में ऐसा कुछ नहीं है। जो दौड़ रहे हैं। हम जब छोटे थे तो बचपन में ऐसा सुनते थे कि कुछ नेता ऐसे भी हुआ करते थे जो कि इलेक्शन के 1 महीना पहले छुट्टियों पे चले जाते थे, आराम करते थे, और रिजल्ट के बाद जनता बताती थी कि आप जीत के आएंगे। तो आने वाले दिनों में ऐसा कोई नेता हमारे बीच आएगा? महमूद देशमुख आपके सामने है। मुझे अपने काम पे भरोसा है। मैंने ये मदारी का खेल नहीं लगाया। आपने सुना होगा, न महमूद देशमुख ने पैसे बांटे, न ढोल ताशा, न बाजा, न गाजा, न हा हू शो शा, कुछ नहीं है। देखिए, मैं कहता हूं कि देश की जनता हो, महाराष्ट्र की जनता हो, मुंबई की जनता हो या बांद्रा पूर्व की जनता हो, जनता सिर्फ ये चाहती है कि उसके विभाग का विकास हो। उनके बच्चों के लिए एक अच्छी स्कूल होनी चाहिए, उनके बच्चों के लिए, उनके परिवार के लिए एक अच्छा अस्पताल होना चाहिए, एक मतलब अच्छी सड़क, पानी, अच्छा पानी, साफ सुथरा पानी मिलना चाहिए। तो ये कोई भी पॉलिटिशियन अपने लेवल पे क्यों नहीं सोचता? आज एक मिडिल क्लास फैमिली एक बाइक लेती है। आज आप देखा जाएगा ना तो स्लम्स एरिया में कहीं पे भी बाइक की पार्किंग नहीं है, बच्चों के लिए ग्राउंड नहीं है खेलने के लिए। तो ये किसकी जिम्मेदारी है? ये जनता की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? जनता की जिम्मेदारी उठाने के लिए लोक प्रतिनिधि जिम्मेदार होता है, लेकिन साथ ही साथ जिम्मेदार जनता भी होती है। तो जनता को तय करना चाहिए कि हम, हमारा जो लोक प्रतिनिधि चुन रहे हैं वो किस मतलब क्वालिटी का है, उसकी काबिलियत क्या है। कि एक ऐसा है, बांद्रा विधानसभा में 2,60,000 वोटर्स हैं और 2,60,000 के वोटर्स ने उनका जो मतलब लोक प्रतिनिधि होना चाहिए, उनका जो मतलब एक लीडर होना चाहिए, वो कैसे होना चाहिए, ये उस जनता ने तय करने की आवश्यकता है। चंद पैसे पे अगर कोई आपसे वोट मांग रहा है, चंद लालच, कोई बिरयानी खिला रहा है, कोई दाल गोश्त खिला रहा है, दावतों पे दावत चलने लगी है, भाई ये किस खुशी में है? अगर पैसे के दम पे होता तो जो नेता होता था वो ऐसे ही पैसे दे देता तो घर पे आराम करता था, रैली और मेहनत क्यों करता था? लेकिन जनता से कुछ कमिटमेंट किए जाते, कुछ वादे किए जाते, कुछ कस्में खाई जाती है, लेकिन बाद में वही नीलबट्टा सन्नाटा रहता है। फिर आने वाले 5 साल का इंतजार होता है। इस बारे में आप क्या बोलेंगे? मैं वही कह रहा हूं ना कि अगर आप आज पैसे बांट रहे हो, पैसे लुटा रहे हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने 5 साल में कुछ काम नहीं किया, है ना। ये साबित हो जाता है कि आपने 5 साल में कोई काम नहीं किया। अगर वाकई आपने अगर काम किया होता तो आपको ये पैसे लुटाने की जरूरत नहीं पड़ती, समझे। दूसरी बात, काम की बात है, तो देखिए एक ऐसा है ना कि जनरली आप देखते होंगे कि काम किया, ये काम किया, वो काम किया। बांद्रा विधानसभा में अगर आप देखेंगे तो जिस एमएलए ने जो फंड यूज किया है, 25 लाख पियाऊ बनाया है साहिल होटल के बाजू में,
आपको लगता है कि वो साहिल होटल के बाजू में जो पियाऊ बना हुआ है उसके 25 लाख का मतलब खर्च होता है? वो पैसा किसका है? उस पे मैं समझता हूँ कि टाइल्स निकाल के मार्बल लगाई गई है और वो बहुत ज्यादा तो मैं समझता हूँ 5 लाख रुपया खर्चा है। तो 25 लाख रुपए का फंड आप पास करते हो, तो वो 20 लाख रुपया गया कहाँ? वो पैसा किसका है? ये वो पैसा इस बांद्रा विधानसभा की उस जनता का है। उन जनता के जो छोटे छोटे जो बच्चे हैं ना, उन बच्चों के दूध में से जो टैक्स जाता है, वो दाल और चावल और आटा और गेहूं में से जो मतलब टैक्स जाता है, एक बिस्किट के पॉकेट के अंदर जो मतलब टैक्स इनडायरेक्टली टैक्स भरता है, ये गरीब आदमी के टैक्स का पैसा है, इनडायरेक्टली टैक्स का पैसा है। और वो पैसा सरकार की तिजोरी में जाता है। तिजोरी से मतलब जब सब जनता के हित में काम करने के लिए आपको दिया जाता है, तो आप 25 लाख की जगह 5 लाख रुपए का इस्तेमाल करते हो, 20 लाख रुपए का गबन करते हो। ये सफेद पोश डाकू हैं। नौपाड़े के अंदर हुसैनी चौक है, सभा मंडप की बात होती है, ब्रिज के पास नाला बनाया, गटर बनाया, पैर रास्ता बनाया। अरे भाई वहां नाला गटर है ही नहीं, गटर है ही नहीं नौपाड़ा ब्रिज के पास। हुसैनी चौक पे ऐसा कोई सभा मंडप बना ही नहीं है। ये पैसा किधर गया? मगर इससे पहले जनता ऐसा कुछ काम भी तो होते हुए देखी नहीं है। जनता को तो एक नई चीज लग रही है कि हाँ यहाँ पे काम हो रहा है। जनता खुश है? जनता खुश नहीं है, जनता गुमराह है। अभी भी जो बताया जा रहा है कि बहुत सारे काम हो रहे हैं, है ना, बहराम नगर के अंदर नाली गटर नाली गटर नाली। अरे नाली गटर का जो काम है ये कारपोरेशन का है, ये नगर सेवक का काम होता है, ये एमएलए का काम नहीं होता। या आप मतलब आप समझ सकते हो, अगर एक एमएलए अगर नगर सेवक के लेवल पे काम करता है, और खास करके ये तो साफ सफाई का काम जो होता है ना, ये दत्तक बस्ती के लोग काम करते हैं, ये सफाई कर्मचारी करता है, न कि कोई विधायक करता है। तो आपके हिसाब से ये चीज दस्तक बस्ती के जिम्मे रहने देना चाहिए था। दस्तक बस्ती जिस तरीके से काम कर रही थी, वहाँ के लोगों की जिस तरीके की परेशानी थी, क्योंकि वो परेशानी हमने हमारे कैमरे में पूरा रिकॉर्ड किया, पूरा हमने देखा वहाँ पे क्या हालात चल रहे थे कि गली के अंदर कोई जा नहीं सकता था। बहरामपाड़े की मैं बात कर रहा हूँ। गली के अंदर पानी भरा हुआ रहता था, बहुत तकलीफ थी। आज वो लोगों को तकलीफ से राहत मिली है। इस बारे में आप क्या बोलेंगे? देखिए ऐसा है ना, अब बहरामपाड़ी की बात मैंने तो जनरल बात की थी, अगर आपने बहरामपाड़ी की बात छेड़ ली है, तो गली में क्या काम हुआ है? कोबा डाला गया है ना, बराबर है, गली ऊंची की गई है। तो आपको मालूम है कहीं गली ऊंची है, कहीं नीचे रह गया है, तो आने वाली बरसात में फिर पानी भरेगा। बहरामपाड़े का सबसे बड़ा मसला जो है ना, वो गटर और नाली नहीं है, वो डेवलपमेंट का बड़ा मसला है। रेलवे और महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो डिस्प्यूट है, और डिस्प्यूट कैसा कहोगे, वो वहां पे मतलब प्रॉपर्टी कार्ड पे रेलवे का नाम चढ़ा हुआ है, और वो नाम हटाने की जरूरत है। और मैं तो कहता हूँ, उसके आगे जाके कहता हूँ कि रेलवे का नाम हटे नहीं हटे, मुझे उससे लेना देना नहीं है, किसी को जनता को भी लेना देना नहीं है। बहराम की जो आवाम है वो उनको एक अच्छा घर चाहती है। देशमुख जी, आप ये बताइए कि आप आमदार हो और इलेक्शन नगर सेवक का, कॉर्पोरेशन का इलेक्शन नहीं होता होगा, आप जनता वहां पे तकलीफ में रहेंगी, तो उस टाइम पे आप क्या करेंगे? एक बात बोलूं मैं, अभी तो वहां पे दत्तक बस्ती योजना का कॉन्ट्रैक्टर कौन है ये पता लगा लीजिए। उस वहां पे बहराम नगर में मेरी जानकारी के हिसाब से 6 एजेंसी काम कर रही है, और एक एजेंसी के पीछे 15 लेबर होते हैं। आपको मालूम है ये दस्तक बस्ती के पीछे किस तरीके का स्कैम था? एक एक गली वाले से 20-20, 30-30, 50-50 रुपए लेते थे, 200-200 रुपए लेते थे एक एक नाला साफ करने के लिए। वहां के लोग इतनी तकलीफ में थे। इस बारे में आप क्या बोलेंगे? ये चीज क्या आपको मालूमात है? सुनिए ना, ये पैसा कौन लेता था ये पता लगाइए, इसका पर्दाफाश कीजिए। पहले ये पता लगाइए कि उसके कॉन्ट्रैक्ट छह एजेंसी अगर अपॉइंट हुई है, वो 6 कॉन्ट्रैक्टर कौन है, और एक एजेंसी के पीछे अगर 15 लेबर है, तो 6 के 90 लेबर हो गए। तो बहराम नगर के ही मतलब बाशिंदे हैं जो हैं, वहां के लोगों को पूछिए कि आपके मोहल्ले में क्या 90 लोग रोज काम कर रहे थे? नहीं कर रहे थे। अगर लोगों से पूछोगे तो लोग कहते हैं 5, 10, 15, इसके आगे नहीं है। नगर सेवक का कार्यकाल किसके हाथ में था जब नगर सेवक बंद हुए बाद? नहीं, देखिए ऐसा है, वो प्रशासन के हाथ में होता है ना, लेकिन प्रशासन किसको देती है? जो एक्स नगर सेवक है उसी को देती है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप मैं कहता हूँ ना, पता लगा लीजिए। हमारे कैमरे से, हमारे चैनल के मुताबिक ही हमने ये चीज पे एक्शन लिया, पूरा स्कैम पकड़ा के दिया। कौन कौन शख्स है, किसी असगर का नाम आया था, और वहाँ के हाँ बहुत से लोगों का नाम आया था।
ये चीज बंद हुई, उसके बाद आगे जाके हमने बोले हमारे चैनल के माध्यम से बोले एमएलए सो रहा है, एमएलए संज्ञान क्यों नहीं ले रहे ये चीज पे। तकलीफ यहाँ की जो छोटी तकलीफ है, ये छोटी तकलीफ कम नहीं हो रही है तो बड़ी तकलीफ की उम्मीद क्या रखेंगे। वो दिन के बाद से खुद एमएलए ये चीज के लिए मैदान में उतरा था, नाले गटर में उनको उतरना पड़ा था। इस बारे में आपको कुछ भी मालूमात है तो वो बताइए। ये आपकी गलतफहमी है कि नाले गटर में उतरा, ऐसा कुछ नहीं है, समझे कि नहीं। मैं फिर वही सवाल करता हूं कि फिर वो दत्तक बस्ती के लोग कहाँ चले गए, और दत्तक बस्ती के कॉन्ट्रैक्टर कौन है, दत्तक बस्ती से कमीशन कौन खा रहा था कॉन्ट्रैक्टर से, वो कॉन्ट्रैक्टर कौन है, कॉन्ट्रैक्टर से पैसा कौन खा रहा था, ये पता लगा लीजिए। दूध का दूध पानी का पानी आपके सामने आ जाए। बांद्रा ईस्ट में भैराम नगर हो, गरीब नगर हो, नौपाड़ा हो, भारत नगर हो, संत ज्ञानेश्वर नगर हो या महाराष्ट्र नगर हो, सब जगह मसला डेवलपमेंट का ही है। इस बारे में आप क्या बोलें? नहीं, देखिए ऐसा है ना, सही बात है, वो मसला संत ज्ञानेश्वर नगर में भी क्या किया गया। संत ज्ञानेश्वर नगर की बात करोगे तो पहले आप विरोध करते हो बिल्डर का, बाद में अनिल परब और निशान सिद्दीकी एक हार में नजर आते हैं, और नबील पटेल डेवलपर के साथ में। तो ये भाई ये क्या है ना, ये क्या मसला है, ये है ना। तो साथ में नजर भी आते हो, फिर कुछ दिनों के बाद फिर आप विरोध में भी नजर आते हो। आप आमदार होते तो क्या करते? ऐसा है, पहली फुर्सत में उस सर्वे में रोक लेता। सुनो, अगर आपकी गलतफहमी है और संत ज्ञानेश्वर नगर के लोगों की भी गलतफहमी है कि सर्वे रुका, सर्वे आमदार ने नहीं रोका, सर्वे कंटिन्यू चल रहा था, क्योंकि इसमें सब शामिल थे। और मैं होता तो मैं जगह पे मतलब वो सर्वे रोक देता। और मैं आज भी कहता हूं कि वहां के संत ज्ञानेश्वर नगर के लोगों से मेरी अपील है कि आज भी अगर आपने अगर अपनी आंखें नहीं खोली तो आप उजाड़े जाओगे या वहां से लूटे जाओगे। महमूद देशमुख जी, आप ये बताइए, फ्यूचर में आप आमदार बन के आते हैं और संत ज्ञानेश्वर नगर में सब में पहले आप किस चीज़ का संज्ञान लेंगे? कि सबसे पहले तो मैं वो जो डेवलपर का जो अपॉइंटमेंट है ना वो कैंसिल करूंगा, क्योंकि वो अपॉइंटमेंट ही गलत है। उस पर इन्वेस्टमेंट हुआ है अरे इन्वेस्ट 20,000 करोड़ का। 20,000 करोड़ का हो या नहीं तो 20 लाख करोड़ का हो, मेरे लिए इस देश की वो जो नागरिक है, संत ज्ञानेश्वर नगर में रहने वाला जो नागरिक है, वो करोड़ों से ज्यादा उसकी अहमियत है। वो गरीब मजदूर के क्या उसको अधिकार नहीं है? वो इस देश का नागरिक नहीं है? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने संविधान में सबको अधिकार दिया है, वो अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी सकता है ना। तो आप उजाड़ने का अधिकार किसको दिया? डेवलपर को। मैंने उस दिन भी कहा है लोगों से कि ये वो जो संत ज्ञानेश्वर नगर है, मेरे सामने मैंने देखा है, वो मतलब एक खाड़ी थी, खाड़ी है ना, वहाँ दलदल था, वहाँ गरीब लोगों ने मतलब भरनी डाल के किस तरीके से मतलब आज 30-40 साल 30 साल 35 साल से 40 साल से वहां पे लोगों ने अपना मतलब बसेरा बसाया, तो उनको उजाड़े आज आपको क्रीम प्रोजेक्ट लग रहा है, वो प्राइम लोकेशन नजर आ रहा है। तो गरीबों की बद्दुआ मत लो, है ना। वो विकास डेवलपर हो या कोई नेता हो, है ना, ये सभी के ऊपर लागू होता है। वो गरीबों की बद्दुआ मत लो। देशमुख जी, आप ये बताइए कि आपने जो डेवलपमेंट में सपोर्ट किया था गौसिया कंपाउंड में, हमारे चैनल को ये पता चला है, जानकारी मिली है कि वो डेवलपमेंट करने में आपका बहुत हाथ था। अब आप ये बताइए, फ्यूचर में वो लोगों को पोजीशन कब मिलेगा? बहुत जल्द, रमजान के बाद में वो बिल्डिंग में घर अपने अपने घर चले जाएंगे लोग, गौसिया कंपाउंड के लोग। और साथ ही साथ बहराम नगर की बात अगर करेंगे, बहराम सुधार समिति के अंदर, वहां पे भी मतलब एक बात है, आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, वहां पे भी कई अड़ंगे डालने की कोशिश की गई, है ना। मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता, कुछ लोगों का जब आदमी चला जाता है तो उसके बारे में बोलना ठीक नहीं होता, लेकिन बहराम सुधार समिति के बारे में जो 24 साल से प्रोजेक्ट रखड़ा हुआ था, उसको भी हमने क्लियर करके लिया है मैंने, है ना। वहाँ के लोग, जब आवाम मेरे पास आई थी तो मैंने उनका साथ दिया। और आज मैं आपको कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अभी चुनाव का दौर है, चुनाव के बाद वहाँ पे बहुत जल्द ही बहराम सुधार समिति का भी काम शुरू होगा, वहाँ पे भी बिल्डिंग बनेगी और वहाँ के रहने वाले लोगों को भी एक अच्छे मकान मिलेंगे। देखिए, जिस तरह से महमूद देशमुख जी डेवलपमेंट की बात जो कहे हैं, फ्यूचर के लेके फ्यूचर की बात कर रहे हैं, आने वाले दिनों में भैरमपाड़े का क्या डेवलपमेंट होता है इस बारे में हमारी नज़र बनी रहेंगी। अब हम जो मुद्दे पे बात कर रहे हैं वो भारत नगर 33/5 का मसला, जो कि एसआरए बिना उसके वहाँ पे दावेदारी कर रहा है। उस बारे में आपने भी मोर्चे निकाले थे, अपने भी एसआरए में गए थे,
तो आगे वहां का फ्यूचर क्या है? ऐसा है ना, वो 33-5 नहीं हुआ, वो एक समझो ना अलाउद्दीन का चिराग हो गया है। ये जो चुनावी मैदान में जो चंद लोग उतरे हैं ना, सब उसको अलाउद्दीन का चिराग समझ के इस्तेमाल करना चाहते हैं। आपके नजरिए में क्या है? नहीं देखिए, 33-5 ये जो चीज है, ये वहां के लोगों की जरूरत है ना, वहां के लोगों की एक उम्मीद की किरण है। वहां के लोगों का भविष्य है। या फ्यूचर है उनका, फ्यूचर नहीं, उनके भविष्य नहीं, उनके साथ साथ उनके बच्चों का मुस्तकबिल का सवाल है ये 33-5। लेकिन मैं अभी पिछले एक हफ्ते से मैं देख रहा हूँ, जो आता है वो वहाँ 33-5 बड़ी बड़ी बातें। बस मैंने कहा ना कि उसको अलाउद्दीन का चिराग समझ के घसते जाता है। तो वहां पे किस तरीके का संज्ञान लेना चाहिए? देखिए ऐसा है ना, मेरी बात सुनिए, आप भी गवाह हो। ये ठीक है, अब चुनावी मैदान में मैं भी उतरा हूँ, लेकिन मैंने इसके पर राजनीति कभी नहीं की। आप जानते होंगे, जब 33-5 को लेके जब केजीएन सोसाइटी मुझसे अप्रोच हुआ था, 7-8-9 के लोग मुझसे अप्रोच हुए थे, तो उस वक्त मैंने, महमूद देशमुख जी, ठाकरे परिवार कमिटमेंट कर रहा है तो आप भी अपने तरफ से कुछ कमिटमेंट करिए ना। मेरी बात सुनिए, मैं उस कमिटमेंट पे मैं विश्वास नहीं रखता, यकीन नहीं रखता, मैं काम पे यकीन रखता हूँ। ये झूठे आश्वासन, झूठे वादे, ये सब मेरा काम नहीं है। मेरी बात सुनिए, मैं ये कहता हूँ कि जब मतलब केजीएन कमेटी मेरे पास आई थी, जब उस वक्त परेशान थे, तो उस वक्त का यहाँ का विधायक कहाँ था? उस वक्त यहाँ पे मुख्यमंत्री कौन था? उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, पालक मंत्री आदित्य ठाकरे, यहाँ का विधायक जिशान सिद्दीकी। उसके बावजूद लोग परेशान हाल थे। क्या उस वक्त ये मसला नहीं था क्या? था ना? और एक नाम आता है हाउसिंग मिनिस्टर जितेंद्र आव्हाड। सबसे ज्यादा मतलब सत्यानाश तो मतलब जितेंद्र आव्हाड ने किया है ना? ये सब ने मिलकर, ये सब ने मिलकर इसमें सब इन्वॉल्व है ना? मुख्यमंत्री से लेके उस तक के जो मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे जी, हाउसिंग मिनिस्टर जितेंद्र आव्हाड, विधायक, ये सब उसमें, और आदित्य ठाकरे तो पालक मंत्री। तो उस वक्त इन्होंने संज्ञान क्यों नहीं लिया 33-5 के बारे में? उस लोग भी तो परेशान थे, उस लोग भी ये मतलब करस्पॉन्डिंग कर रहे थे, सीएम को करस्पॉन्डिंग कर रहे थे, हाउसिंग मिनिस्टर को। उस टाइम पे वो लोगों का ध्यान धारावी में था। आप होते तो क्या संज्ञान लेते? मैंने फिर कहा ना कि मैंने उस वक्त जब केजीएन सोसाइटी मेरे पास आई थी, तो हमने एसआरए पे मोर्चा लिया। उसके बाद एसआरए ने जब कहा था कि सतीश लोखंडे उस टाइम में एसआरए के सीईओ थे, कि नहीं आप म्हाडा को अप्रोच करो, तो उस वक्त हमने म्हाडा पे भी मोर्चा लिया। और म्हाडा पे मोर्चा लेने के बाद में उन्होंने कहा कि भाई मैं मतलब, उन्होंने मुझे रिप्लाई दिया, मैं बता दूंगा आपको उसके बारे में। लेकिन ओवरऑल मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि वहाँ पे 33-5 एप्लीकेबल है। जो गैजेट है म्हाडा का, म्हाडा लेआउट का जो गैजेट है, उसमें 93 नंबर में मतलब बैंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में भारत नगर का मतलब भारत नगर मेंशन है। तो भारत नगर जो है वहां पे एज ए 33-5 के हिसाब से डेवलपमेंट होना चाहिए, और ये सबकी मांग है। वहां के लोग परेशान हैं, वहां पे लोग आज कोर्ट में चले गए, सुप्रीम कोर्ट तक चले गए हैं। और मैं, जैसे आप उनसे भी पूछ सकते हो, मैंने ईमानदारी के साथ उनके साथ में मैं खड़ा था। ये उन्होंने आज सोचने की जरूरत है। मैं समझता हूँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे अपील करता हूँ कि आज तो चुनावी दौर है, आज सब आपके पास आ रहे हैं। आदित्य ठाकरे भी आ रहे हैं, फलाने जा रहे हैं, किसी ने तो भूख हड़ताल भी कर लिया था एक नौटंकी करके, मैं बचाने जा रहा हूँ। अरे भाई, बचाने क्यों नहीं जाए? उस वक्त तुम सरकार में बैठे थे, तुम यहाँ पे विधायक थे, तुम्हारा मुख्यमंत्री है ना, महाविकास आघाड़ी, ये सब आप एक ही थे, थाली के चट्टे बट्टे थे ना। तो उस वक्त क्यों नहीं आपने ये मसला हल किया? और आज समझो दो, आप जो है, आप शिंदे सेना के अंदर तुम आ गए, है ना, शिंदे सरकार में तुम उनका हिस्सा बने, आज भी पावर में। अजित पवार तुम्हारा डिप्टी सीएम, शिंदे मुख्यमंत्री, उसके बावजूद तुमको भूख हड़ताल करनी पड़ रही है ना? तो ये ड्रामा है, स्टंट है। और आज आदित्य ठाकरे कहते हैं कि भाई हमारी सरकार आएगी तो, है ना, तो मतलब ये तो हाँ आएगी तो, ये सब बातें क्यों चाहिए? तो ऑलरेडी आपने ये अदानी के गले में डाल दिया है भारत नगर, है ना, ऑलरेडी बेच चुके हो आप लोग मिलके, सब मिलके। तो आज आपसे एक झूठी मतलब लोगों के सिर्फ वोट लेने के लिए लोगों को झूठे मतलब वादे मत करो, ये मेरा कहना है। बहरामपाड़ा नौपाड़ा को लेके आपने बहरामपाड़े में, जहां तक इससे पहले भी एपिसोड में बात चली थी, रामनगर सुधार समिति का जो काम है वो काफी आगे बढ़ चुका है। इस चुनाव की वजह से मतलब थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, और वहाँ पे बहुत जल्दी आपके सामने वो चीज़ आ जाएगी कि वहाँ पे डेवलपमेंट का काम बहुत शुरू हो जाएगा, बहुत जल्द में शुरुआत होने वाली है। रही बात रेलवे लैंड की,
तो मेरा ये कहना है, आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील करता हूँ कि और आपकी जानकारी के लिए एक बात बताता हूँ कि 13 सोसाइटी 14 सोसाइटी, जिसमें से यहाँ पे एक एजाज भी लड़का बैठा हुआ है, कि एक मीटिंग भी हुई थी हमारी कि रेलवे मिनिस्टर से अपॉइंटमेंट लिया हुआ था मैंने, अपॉइंटमेंट लिया था कि हम लोग चले जाएंगे, बात होगी और सबके सामने बैठ के बात रखेंगे कि रेलवे की एनओसी के बारे में, और ये बात हो गई थी। लेकिन जैसे ही हमने, जब 2 बार ऐसे हो चुका है, जैसे महमूद देशमुख ने ये बात रखी कि रेलवे मिनिस्टर के पास चलना है, 11 लोगों का डेलीगेशन, 12 लोगों का डेलीगेशन तय हो गया था। जैसे ही हम सामने खबर गई तो कोई अजीत पवार के पास डेलीगेशन लेके जा रहा है, तो कोई राधाकृष्ण विखे पाटिल के पास डेलीगेशन लेके जा रहा है, तो कोई कलेक्टर के पास जा रहा है। मतलब न तुम काम करते हो, न दूसरे को करने देते। 33(5) का मसला आपने अधूरा छोड़े, वो कैसे कंप्लीट हो? देखिए, मैं आपको ये कहता हूँ कि 33(5) का मसला जो है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं अभी भी कहता हूँ, भारत नगर वासियों से अपील करता हूँ कि भरोसा रखिए। अगर आपको भरोसा है और चाहे चाहिए तो अभी 7-8 नंबर के लोगों से पूछ सकते हैं। उस दिन आपके साथ में ही, मतलब आपके सामने जो एडवोकेट तारिक मेरे साथ में थे, है ना, उनसे मैंने क्या कहा, 33(5) के तहत डेवलपमेंट होगा और मैं उसके रास्ते बना के दूंगा। अगर आज साथ देते हैं तो भी मैं उनका साथ दूंगा, अगर वो साथ नहीं देते हैं तो भी मैं उनका साथ दूंगा। ये मेरा वादा है। ये लड़ाई जो है, ये कम्युनलिज्म के अगेंस्ट सेक्युलरिज्म की लड़ाई है, और मैं समझता हूँ कि मैं एक वाहिद शख्स हूँ जो सेक्युलरिज्म में यकीन रखता हूँ, समझे। और मेरे सामने सिर्फ शिवसेना का कैंडिडेट है, बाकी कोई कैंडिडेट नहीं है। यहाँ लड़ाई सिर्फ शिवसेना के कैंडिडेट के साथ में है, महाविकास आघाड़ी का कोई कैंडिडेट नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे शिवसेना का कैंडिडेट है और लड़ाई उसके साथ, समझो, उसके सामने। 20 तारीख के दिन मतदान है। मतदान के दिन 176 असेंबली के लोगों को, असेंबली की जनता को क्या मैसेज देना चाहोगे? आने वाली 20 तारीख को भी समय बाकी नहीं रहा है। 20 नवंबर के दिन मैं यहाँ की जनता को अपील करूंगा कि अगर बांद्रा पूर्व में एक अच्छी, मतलब एक विकास करना चाहते हो, एक अच्छा अस्पताल की उम्मीद करते हो, एक अच्छा स्कूल की उम्मीद करते हो, यहाँ के लोगों को एक अच्छा, मतलब घर मिलने की अगर, मतलब आप उम्मीद करते हो, तो मैं यहाँ बांद्रा विधानसभा के लोगों से अपील करता हूँ कि आने वाले 20 तारीख को मेरी जो निशानी है, मैं इंडिपेंडेंट यहाँ पे उम्मीदवार हूँ, मेरी निशानी हीरा है और नंबर 13 है। उस नंबर पे बटन दबाकर भारी बहुमतों से मुझे कामयाब बनाए, और वो महमूद देशमुख कामयाब नहीं होगा तो इस बांद्रा विधानसभा का हर वो नुमाइंदा, हर वो नागरिक, हर वो सिटीजन्स, हर हमारी एक माता बहन भाई, वो कामयाब होंगे, और वो हर व्यक्ति जो है वो यहाँ की, मतलब आवाज बन के विधानसभा में गूंजेगा। देखिए, जिस तरह से महमूद देशमुख जी ने अपनी विचारधारा, अपनी बात रखी जनता के सामने, जनता को सोचना है कि आने वाले 20 तारीख को जनता का दिन है, जनता को वोट देना है, अपना कैंडिडेट चुनना है, जिस पे भरोसा होता है, जिसकी बात सही लगती है, जिसका काम सही लगता है, उसी को चुन के लाना है। और हमारा जो एग्जिट पोल चल रहा है, हमारा जो ओपिनियन पोल चल रहा है, उसमें हम खास करके ये चीज़ बना के रखे हैं कि जो दावेदार रेसिंग में है, तो इसमें कौन जीत सकता है, कौन पीछे है, कौन आगे, किससे कौन, जनता क्या उम्मीद रखती है, पता चलेगा। आप लोगों की क्या राय है महमूद देशमुख जी को लेके, क्या कि ये लोगों के भरोसे पे खरे उतरेंगे? इसी तरह से हमारे चैनल पे बने रहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।